शादी से पहले बहनों वाला मायका वर्सेस शादी के बाद देवरों वाला ससुराल। अरे पूनम, हो गई कि नहीं तेरी रसोई? जल्दी करना, कब से नाश्ता लेकर आ रही है तू? हाँ, इसका तो रोज रोज का यही नाटक है। ऐसे जानबूझकर देर लगाती है, कभी समय पर कोई काम करके नहीं देती। माँ ने तो इसे जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है, तभी ये हम बहनों को भूखा बिठाकर आराम फरमाती है। बेटा रुक, मैं अभी खुद रसोई में जाकर खबर लेती हूँ। आराधना और आरती तेजी से पैर पटकते हुए रसोई के अंदर आती हैं। पूनम चूल्हे के पास पसीने से लथपथ खड़ी काम कर रही है। क्यों री, अभी तक खाना नहीं बना तेरा? बाहर डाइनिंग टेबल पर सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। बस माँ, खाना बन ही गया है, बस प्लेट में निकाल ही रही हूँ, 2 मिनट में ला रही थी। ये क्या, रोटियाँ इतनी कम क्यों बनाई है तूने? इतनी सी रोटियों में किसका पेट भरेगा? हाँ चाची, वो इसलिए क्योंकि कल रात को बहुत सारी पूरियाँ बनाई थी, तो काफी पूरियाँ बच गई थी, तो मैंने सोचा कि वो भी गरम करके सबको खिला दूं ताकि अन्न बर्बाद ना हो। अच्छा, तो तू हमारी लाडली बेटियों को ये सब बासी पूरी खिलाएगी? खुद को बड़ी अक्लमंद समझती है। आपको पसंद नहीं है तो मुझे पहले बताना था कि मैं और रोटियां बना दूं। मुझे लगा गरम करने से काम चल जाएगा। जबान लड़ा रही है हमारे सामने, मुंह चला रही है तू। रुक, अभी तेरी सारी चालाकी निकालती हूँ। आराधना खोलते हुए तवे से गर्म पूड़ी अपनी उंगलियों से उठाती है और सीधे पूनम की खुली हथेली पर जोर से दबा देती है। माँ, जल गया मेरा हाथ, छोड़ो छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है माँ, हाथ जल गया मेरा। तू मेरी बेटियों के साथ जब ऐसा बासी खाना खिलाने की हरकत करेगी तो मैं तेरे साथ ऐसा ही करूंगी। आराधना पूनम के झुलसे हुए हाथ को झटके से पीछे धकेल देती है और गुस्से में घूरती है। चल अब जल्दी से पूरा खाना बाहर टेबल पर लगा, समझी ना? और दोबारा हिम्मत मत करना मेरी बेटियों को बासी खाना खिलाने की और मेरे आगे जुबान चलाने की। दोनों औरतें रसोई से बाहर निकल जाती हैं। पूनम अपनी जली हुई हथेली के साथ रोते धोते हुए प्लेटों में खाना सजाते हुए अपने आप से, माँ, तुम क्यों मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई? और पिताजी भी काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहते। मुझे रोज इन सबके जुल्म और गालियों का शिकार होना पड़ता है। क्या मेरी फूटी किस्मत में कभी कोई सुख नहीं आएगा? पूनम अपने बहते आंसू पोंछकर नाश्ते की ट्रे लेकर डाइनिंग हॉल में आती है और सबको खाना परोसने लगती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाते हुए आराधना, चल अब तो यहाँ खड़ी होकर हमारा मुंह क्या देख रही है? जा किचन में बचा खुचा खाना खा ले। और खाना खत्म होते ही मेरी चारों बेटियों के सारे मैले कपड़े धो ले और बाकी पूरे घर का झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम कर ले। ठीक है चाची, मैं बर्तन समेटकर सारा काम निपटा लेती हूँ। सबका नाश्ता खत्म होने के बाद पूनम रसोई में जाकर बचा कुचा खाना खाती है और उसके बाद गंदे कपड़ों की बाल्टी उठाकर वॉशिंग मशीन की तरफ ले जाने लगती है। अरे तो क्या कर रही है तू? अकल नहीं है क्या? वॉशिंग मशीन में कपड़े बिल्कुल नहीं धोना। क्यों चाची, मशीन में तो जल्दी और आसानी से सारे कपड़े धो जाएंगे। बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? मुफ्त में बिजली नहीं आती है इस घर में, फालतू का खर्चा बढ़ाएगी। ठीक है चाची, तो मैं घर के आंगन में बैठकर नल के नीचे हाथ से ही धो लेती हूँ। नहीं, मोटर चालू होगी तो पानी और बिजली दोनों का बिल बढ़ेगा। तू ऐसा कर, पास वाले म्यूनिसिपालिटी के नल पर चली जा और वहाँ पत्थर पर रगड़ रगड़ कर कपड़े धो के ला। जी चाची, मैं वहीं म्यूनिसिपालिटी के नल पर चली जाती हूँ। पूनम भारी कपड़ों का बड़ा गट्ठर अपने सिर पर लाद कर धूप में म्यूनिसिपैलिटी सरकारी नल पर आती है और पत्थर पर कपड़े धोने लगती है। तभी 2 पड़ोसन पूनम के पास आकर बातें करते हुए, बेटा पूनम, तू घर पर कुछ खाती पीती नहीं है क्या? आजकल इतनी ज्यादा दुबली और कमजोर हो गई है। नहीं चाची, खाती तो हूँ मैं, बस घर के कामकाज की वजह से थोड़ी थकान हो जाती है। बेटा हम सब अच्छे से जानते हैं तेरी सौतेली माँ और चाची तेरे साथ जानवरों जैसा जुल्म करती है। तो अपने पिता के आते ही उन्हें सब सच क्यों नहीं बता देती? वो मैं इसलिए नहीं बताती चाची, क्योंकि मेरे बताने से घर में बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा। देख बेटा, तेरा बाप तो तेरा सगा है ना, तू उनसे कुछ मत छिपाना, तू उनको सब बताना और किसी से डरना मत। तेरे पिता तेरे हक के लिए जरूर एक्शन लेंगे। ठीक है चाची, मैं आज पिताजी के आते ही उन्हें सब कुछ जरूर बताऊंगी। कपड़े धोकर और सुखाकर जब पूनम भारी बंडल लेकर घर लौटती है तो उसके पिता किशोरी लाल हॉल के सोफे पर सूटकेस रख के बैठे मिलते हैं। अरे बेटा पूनम, तू आ गई? कहाँ गई थी इतनी धूप में इतनी देर से? बस पिताजी, म्यूनिसिपालिटी के नल पर कपड़े धोने गई थी। इतने सारे कपड़े तू बाहर धोने क्यों गई थी बेटा? घर में इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन तो है। अरे भैया, मैं तो इसको बार बार मना भी कर रही थी लेकिन ये मेरी बात मानी ही नहीं। घर पर आज बहुत सारा काम था तो हमने वो सारा संभाल लिया और ये खुद ही बाहर कपड़े धोने की जिद करके चली गई। कोई बात नहीं बेटा पूनम, इधर आ, बैठ मेरे पास। पूनम अपने पिता के पास सोफे पर आकर बैठ जाती है। देख बेटा, मैं शहर से तेरी बाकी बहनों के लिए भी नए गहने और चूड़ियां लाया हूँ और तेरे लिए भी ये सबसे सुंदर
चूड़ियां और कपड़े लेकर आया हूँ। सच में पापा, ये चूड़ियां तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। बेटा, मेरे बिजनेस के सिलसिले में हफ्तों बाहर रहने पर तुझे घर में किसी चीज की कोई तकलीफ या कमी तो नहीं होती ना? अरे बेटा पूनम, पहले पापा के लिए ठंडा पानी और अच्छी सी चाय तो बना ला। इतने दिनों के सफर के बाद थके हारे घर आए हैं, उसके बाद ढेर सारी बातें करना। माँ, आप भी किचन में जाओ ना जल्दी। पूनम किचन में चाय बनाने जाती है और पीछे पीछे आराधना भी तेजी से रसोई में आती है। तो लड़की अगर अपने बाप के आगे अपनी रोनी सूरत बनाकर कुछ भी बकवास की ना तो अंजाम याद रखना। माँ, आज मैं अपने पापा को एक एक बात जरूर बताऊंगी कि मेरे साथ इस घर में कितना बुरा सलूक किया जाता है। अच्छा, तो अपने बाप को सब कुछ बताएगी? ठीक है, जाकर बता दे। फिर तुझे खुद अच्छे से पता है ना कि तेरे पीछे हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। बाद में हमें कोई दोष मत देना। नहीं नहीं, प्लीज चाची, आप कुछ मत करना। मैं पापा के सामने कुछ नहीं बोलूंगी, एक शब्द भी नहीं कहूंगी। पूनम बुरी तरह थर थर कांपने लगती है और सहमी हुई नजरों से चाय छानने लगती है। इसी तरह दिन पर दिन बीतते चले जाते हैं। सौतेली माँ, चाची और चारों बहनें उस पर लगातार मानसिक और शारीरिक जुल्म करती रहती हैं और वो धमकियों के डर से हर सितम चुपचाप बर्दाश्त करती रही। कुछ हफ्तों बाद एक दिन घर में उनकी बुआ का आना होता है। भाभी, मैं एक बहुत ही बड़े अमीर और खानदानी परिवार की शादी का रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़का बहुत ही संस्कारी और होनहार है और ये रिश्ता मैं अपनी पूनम बेटी के लिए ही लेकर आई हूँ। अरे दीदी, जब इतना ऊंचा और रईस खानदान का रिश्ता है तो फिर मेरी बड़ी बेटी रीना के लिए रिश्ता तय क्यों नहीं करवा देती? पूनम घर में सबसे बड़ी है, इसीलिए नियम और संस्कार के हिसाब से पहले उसका ब्याह होना चाहिए। छोड़ो ना पूनम को, पूनम तो कहीं भी ब्याह जाएगी। आज नहीं तो कल इसका ब्याह कहीं भी कर देंगे। तुम पहले रीना के लिए बात आगे बढ़ाओ। बुआ घर की औरतों के रवैये से लाचार होकर चुप हो जाती हैं और पूनम से मिलने के लिए छत पर जाती हैं, जहां पूनम दोपहर की धूप में छत पर झाड़ू लगा रही होती है। बेटा पूनम, इतनी तेज धूप में तू अकेले छत पर झाड़ू लगा रही है? बुआ जी, आप कब आई? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी बेटा, और अब वापस जा ही रही हूँ। आई थी तो अचानक इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हैं बुआ जी? अरे, मैं तेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन शायद तेरे भाग्य में वो रिश्ता अभी लिखा ही नहीं है। अब मैं फिर कभी तेरे लिए कोई दूसरा रिश्ता देखूंगी। कोई बात नहीं बुआ जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। बुआ चली जाती हैं। अगले ही दिन लड़के वाले रिश्ता पक्का करने आते हैं। सूरज अपने पिता मोहन और अपने चारों सगे भाइयों आकाश, आरव, अक्षत और अनिमेश के साथ हॉल में आकर बैठता है। समथी जी, हमें आपकी बेटी रीना बहुत पसंद है। बस हमारे घर की परिस्थिति ये है कि मेरी पत्नी बहुत सालों पहले इस दुनिया से चली गई। घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए घर गृहस्थी की सारी बागडोर बड़ी बहू को ही संभालनी होगी। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मेरी बेटी तो साक्षात अन्नपूर्णा और सर्वगुण संपन्न है। आपका पूरा भरा पूरा घर बहुत ही अच्छे से संभाल लेगी। अरे बहुत सुंदर। तो हम शगुन का लिफाफा और नारियल देकर ये रिश्ता आज ही पक्का करना चाहते हैं। बिल्कुल, शुभ काम में देरी कैसी, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का है। ठीक उसी समय पूनम सबके लिए चाय और नाश्ते की सजी हुई ट्रे लेकर हॉल में आती है। सूरज की नजर जैसे ही पूनम पर पड़ती है वो एकटक उसे देखता रह जाता है। कितनी सुंदर, शालीन, सौम्य और कितनी सीधी सादी लड़की है ये। काश ये मेरी धर्मपत्नी बन पाती, लेकिन बात तो पहले ही दूसरी लड़की से तय हो चुकी है। अब मैं अपने मन के हाल किसी से कैसे बयां करूं? लड़के वाले शगुन की रस्म पूरी करके खुशी खुशी अपने घर के लिए विदा हो जाते हैं। वाह भाई वाह, कितना मान मर्यादा वाला और नेक परिवार है। चलो अब मुझे शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। खूब पैसा जोड़कर बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। पिता किशोरीलाल बाहर चले जाते हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और इधर रीना की शादी की तैयारी भी होने लगती है। एक दिन चारों बहनें हॉल में बैठी बातें कर रही थी और पूनम पास ही टेबल साफ कर रही थी। दीदी, आपकी शादी में तो मैं शहर का सबसे महंगा और चमकता हुआ लांचा खरीदूंगी। भाई, मैं तो शादी के रिसेप्शन के लिए स्पेशल बुटीक से डिजाइनर गाउन ऑर्डर देकर तैयार करवाऊंगी। और मैं तो शादी के दिन सबसे टॉप ब्यूटी पार्लर की बुकिंग करवाकर स्पेशल ब्राइडल मेकअप करवाऊंगी। माँ, इस शादी में मुझे भी आप एक अच्छी और सुंदर नई ड्रेस दिलाओगी ना? तू हम सबकी बराबरी करने की हिम्मत करेगी। अपनी औकात कभी मत भूल। तू नौकर है और इस घर में नौकर बन के ही रहेगी। और तू यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? चल चल, उठ यहाँ से और दफा हो जा। जा हमारे लिए स्पेशल इलायची वाली चाय बना कर ला। और हाँ सुन ले, चाय में चीनी और दूध बिल्कुल नाप के होना चाहिए, वरना पिछली बार जैसे तेरे मुंह पर फेंकी थी ना, इस बार भी फेंकने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। पूनम की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो सिर झुकाए चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ जाती है। इधर रीना को चुपचाप बैठे देखकर आराधना
बेटा रीना, इतने बड़े और रईस खानदान में तेरी शादी पक्की हो गई है, लेकिन तू बिल्कुल भी खुश क्यों नहीं दिख रही है? अरे माँ, बात बात पर हर वक्त मेरे पीछे मत पड़ी रहा करो, मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो। रीना झटके से उठकर अपने कमरे में जाती है और जोर से दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाती है। देखो, मेरे घर वाले मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से तय कर रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से तुरंत निकालो। ऐसे दिन बीत रहे थे और शादी का दिन भी आ जाता है, लेकिन सुबह होते ही घर में चीख पुकार मच जाती है। रीना अपने कमरे में नहीं है, उसका बिस्तर खाली पड़ा है। पता नहीं वो सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई। पूरे घर और मोहल्ले में ढूंढो उसको। हाँ दीदी, सब सहेलियों जान पहचान वालों को फोन लगाओ, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं चली गई। घर के सारे लोग, रिश्तेदार और पिता किशोरीलाल पागलों की तरह यहाँ वहाँ फोन घुमाते हैं और रीना की तलाश करते हैं। तभी रीना के कमरे की मेज से एक लेटर मिलता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि वो अपनी पसंद के लड़के के साथ भाग चुकी है और उसी से शादी कर रही है। हे भगवान, ये क्या घोर अनर्थ हो गया। मेरी लाडली बेटी भाग गई। अब कुछ घंटों ही बाद बारात हमारे दरवाजे पर ढोल नगाड़ों के साथ आ जाएगी। हमारे पूरे खानदान की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आज बारात हमारे दरवाजे से बिना दुल्हन के लौट गई तो हमारी बाकी तीनों बेटियों की शादी भी कभी किसी अच्छे कुल में नहीं हो पाएगी। दीदी, रोने पीटने से कुछ नहीं होगा, एक रास्ता अभी भी बचा है। रीना की जगह हम चुपचाप पूनम को दुल्हन का जोड़ा और घूंघट पहनाकर मंडप में बिठा देते हैं। नहीं माँ, ये घोर पाप कैसे हो सकता है? मेरी शादी थोड़ी ना तय हुई थी। मैं अपनी ही बहन की जगह धोखे से कैसे बैठ सकती हूँ? ज्यादा जुबान मत चला। तू शादी कैसे नहीं करेगी? अगर आज तूने हमारी बात नहीं मानी तो इसका क्या बुरा अंजाम होगा तो अच्छी तरह से जानती है। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगी मैं अपनी किस्मत समझकर वैसा ही करूंगी। पूनम डर और खौफ के साए में कांपते हाथों से दुल्हन का भारी जोड़ा पहनती है, लंबा घूंघट डालती है और रीति रिवाजों के साथ पूनम और सूरज के साथ फेरे संपन्न होते हैं और विदाई के बाद पूनम अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है। गृह प्रवेश के लिए सभी लोग दरवाजे पर खड़े होते हैं। तभी पूनम मन ही मन सोच रही होती है, हे भगवान, जैसे ही मेरे पति और ससुराल वाले मेरा घूंघट हटाएंगे, मुझे रीना की जगह देखकर पहचान जाएंगे और धोखा समझकर सब मिलकर मुझे बहुत मारेंगे पीटेंगे। अरे आइए भाभी, अपने शुभ चरणों से चावल से भरा यह पावन कलश गिराकर अपने नए घर में प्रवेश कीजिए। पूनम कांपते हुए पैर से कलश को धीरे से गिराती है और कुमकुम की थाली में पैर रखकर घर के अंदर कदम रखती है। बहू, तुम आज से हमारे सोने घर की साक्षात लक्ष्मी हो, हमारी सगी बेटी जैसी हो। तुमने इतना भारी और लंबा घूंघट क्यों निकाल रखा है? घूंघट उठा लो बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है। पूनम हॉल के सोफे पर धीरे से बैठ जाती है। सूरज आगे बढ़ता है और रस्म के अनुसार पूनम का लंबा घूंघट धीरे धीरे ऊपर उठाता है। जैसे ही घूंघट हटता है, सामने पूनम का मासूम और आंसुओं से भीगा चेहरा देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। तुम, क्या मेरी शादी सच में तुम्हारे साथ हुई है? क्या आज भगवान ने मेरे दिल की सबसे गहरी मुराद पूरी कर दी? बेटा सूरज, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो वो लड़की नहीं है जिससे हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का किया था। माफ कीजिए पिताजी, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि रीना की जगह मंडप में इनसे शादी कैसे हो गई। लेकिन सच तो यह है कि जिस दिन मैं पहली बार इनके घर गया था, उसी पल मुझे इनसे सच्चा प्यार हो गया था। ठीक उसी समय मोहन के मोबाइल पर समधी किशोरीलाल का फोन आता है, जो रीना के भागने की पूरी बात बताते हुए रो रो कर माफी मांगने लगते हैं। फोन रखकर मोहन सभी लोगों को सारी बातें बताता है। अरे वाह, ये तो हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। हमें दुनिया की सबसे सुंदर और प्यारी भाभी मिल गई। तो फिर इस पावन मौके पर देर किस बात की? इसी खुशी में शानदार म्यूजिक और जोरदार डांस हो जाए। चारों देवर खुशी से झूम उठते हैं और हॉल में तेज गाना बजाकर मस्ती में नाचने लगते हैं। पूनम ये सब देखकर अपनी किस्मत पर हैरान होती है। काफी देर डांस और मस्ती के बाद मोहन अपनी बहू से, बहू, तुम सफर और रीति रिवाजों से बहुत थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में आराम करो। थोड़ा हिसाब किताब करने के बाद सूरज भी तुम्हारे कमरे में आ जाएगा। पूनम कमरे में जाती है और मोबाइल फोन से एक नंबर पर वीडियो कॉल लगाती है। मुझे तो ससुराल आने से पहले बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन पता है यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से ठीक से हो गया। ससुराल वाले बहुत नेक दिल हैं, लेकिन तुम्हारे बिना मेरे जीवन में सब कुछ अधूरा सा लगता है। काश तुम भी आज मेरे साथ यहाँ होते तो मेरी जिंदगी में कोई भी कमी महसूस नहीं होती। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। पूनम हड़बड़ाकर तुरंत कॉल काटती है और सूरज कमरे के अंदर आता है। वैसे एक बात बताओ, जो नया फोन मैंने तुम्हें शादी के उपहार में दिया था वो ठीक ठाक काम कर रहा है ना? हाँ, आज से पहले तो मेरे पास कभी कोई फोन ही नहीं था। पहली बार इसे चलाने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अब मुझे इस्तेमाल करना अच्छे से आ गया है।
दोनों बातें करते हैं और सो जाते हैं। रात बीत जाती है और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही पूनम उठ जाती है। नेहा नहा धोकर रूम में धूप दीप जलाती है और सीधे सीधे रसोई में पहुंचती है। मुझे तो मायके में रोज 15-20 लोगों का खाना अकेले बनाने की आदत है, लेकिन पता नहीं यहाँ इन लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा या नहीं। मायके में तो जरा सा नमक कम होने पर भी सब मुझ पर टूट पड़ते थे। हे माता रानी, मेरी लाज रखना। पूनम रसोई में फैली हुई चीजों और सिंक में पड़े गंदे बर्तनों को देखकर खुद ही सफाई करने में जुट जाती है। तभी चारों देवर मुस्कुराते हुए रसोई में आते हैं। अरे भाभी, आप इतनी सुबह सुबह उठकर अकेली ही रसोई की सफाई करने में लग गई। अरे रुकिए, हम सब मिलकर आपकी मदद करते हैं। नहीं नहीं देवर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप लोग बाहर हॉल में जाकर बैठिए, मैं ये सारा काम अकेले ही कुछ ही देर में निपटा लूंगी। अरे भाभी, अगर चार तगड़े देवरों के घर में रहते हुए नई नवेली भाभी को सारा काम अकेले करना पड़े तो फिर हम देवरों का क्या वजूद रह जाएगा। चारों देवर आस्तीन चढ़ाकर पूनम के साथ रसोई की सफाई करने में जुट जाते हैं। शेल्फ साफ करते हुए अचानक एक नुकीला लोहे का तार पूनम की उंगली में चुभ जाता है। आउच, उंगली में तार लग गया। अरे भाभी, आप ये काम छोड़िए। हमारी घर की नई लक्ष्मी को कोई रसोई का गंदा कचरा साफ करने के लिए थोड़े ना ब्याह कराया है। आकाश प्यार से पूनम का हाथ पकड़कर उसे किचन स्टैंड के ऊंचे किनारे पर आराम से बिठा देता है। भाभी, आप बस यहाँ रानी की तरह आराम से बैठिए और तमाशा देखिए कि हम चारों भाई मिलकर कैसे चुटकियों में पूरी रसोई चमकाते हैं। अरे अक्षत, तू जल्दी से उस लकड़ी के डिब्बे पर चढ़कर ऊपर वाले रैक से सारे मसालों के डिब्बे नीचे उतार, तब तक हम तीनों नीचे का फर्श धोते हैं। अक्षत ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। आरव उसे नीचे से संभालने लगता है। तभी दोनों का संतुलन बिगड़ता है और चारों भाई एक के ऊपर एक अजीब तरीके से धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ते हैं। ये मजेदार दृश्य देखकर पूनम अपनी सारी उदासी भूलकर खिलखिलाकर जोर से हंसने लगती है। अरे भाभी, हमारे इस पूरे वीरान घर में सिर्फ आपकी इस प्यारी और मासूम हंसी की तो कमी थी। आज आपने वो भी पूरी कर दी। बस अपनी इस मुस्कान को हमेशा ऐसे ही सलामत रखना। देवरों का ये असीम अपनापन और लाड प्यार देखकर पूनम की आंखों के आगे मायके का एक पुराना खौफनाक मंजर आ जाता है। सुन पूनम, आज शाम को मेरी कॉलेज की सारी अमीर सहेलियां घर आ रही है। पूरा का पूरा 20 लोगों का खाना अकेले तू ही बनाएगी। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत तेज बुखार और सिर दर्द है। मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूंगी? तुम सब भी थोड़ी थोड़ी मदद करवा दो ना। हम तेरे नौकर नहीं है, तेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। अगर पिताजी आ गए और उन्होंने मुझे इस बुखार में काम करते देख लिया तो तुम लोगों की खैर नहीं है। अच्छा, तो तू हमें धमकी दे रही है? ठीक है, तो तू बता देना पिताजी को सब कुछ। फिर तुझे तो पता है ना कि माँ तेरे साथ क्या करेंगी। नहीं नहीं, प्लीज माँ से कुछ मत कहना। मैं सारा खाना बना दूंगी, तुम लोग गुस्सा मत करो। पूनम वर्तमान में लौटती है और देवरों के साथ मिलकर नाश्ता और चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती है। ससुर मोहन और पति सूरज खाने का हर निवाला खाते ही पूनम की तारीफों के पुल बांधते हैं और उसे शगुन देते हैं। कुछ दिन इसी सुख शांति में बीतते हैं। तभी एक दिन सूरज अपने बड़े ट्रैवल बैग पैक करके हॉल में आता है। पिताजी, मुझे अपनी कंपनी के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की मीटिंग के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। पूनम, तुम्हारी ये चारों छोटे देवर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अरे बिल्कुल बड़े भैया, आप बिना किसी चिंता के अपने काम पर जाइए। हम चारों भाई भाभी का बहुत ख्याल रखेंगे। सूरज शहर से बाहर चला जाता है। चारों देवर घर में भाभी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। कुछ दिन बाद ससुर मोहन दोपहर में मुस्कुराते हुए हॉल में आते हैं। अरे भाई बच्चों, आज शाम को हमारे खानदान के कुछ बहुत ही करीबी रिश्तेदार हमारे घर आ रहे हैं, इसलिए घर की साफ सफाई और मेहमानों के नाश्ते और खाने का इंतजाम कर लेना। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं रसोई से लेकर बैठक तक का सारा काम सलीके से संभाल लूंगी। अरे भाभी, आप अकेले क्यों संभालेंगी? हम चारों भाई आज अपने सारे काम और पढ़ाई से छुट्टी ले रहे हैं। हम सब मिलकर घर चमकाएंगे। चारों देवर झाड़ू पोछा और डस्टर लेकर पूनम के साथ पूरे घर का कोना कोना चमकाने में जुट जाते हैं। तभी अनिमेश बाजार से कचौड़ी लेकर आता है और अपनी भाभी को देते हुए, भाभी, आप सुबह से लगातार काम में लगी हैं। ये गर्मा गर्म प्याज की कचौड़ी और चटनी खाइए। देवरों के इस स्नेह को देखकर पूनम को मायके की एक पुरानी बात याद आ जाती है। सुन पूनम, दिवाली का त्योहार आ रहा है। घर की एक एक टाइलें शीशे की तरह चमकनी चाहिए। अगर कहीं भी जरा सी धूल दिखी तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। सभी बहनें और चाची सोफे पर बैठकर गर्मा गर्म समोसे और मिठाइयाँ खा रही होती हैं और पूनम पोछा लगा रही होती है। चाची, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। एक समोसा मुझे भी दे दो ना खाने के लिए। समोसा खाएगी तो महारानी? ले, उठाइए समोसा। जैसे ही पूनम समोसा उठाने के लिए आगे बढ़ती है, नमिता पूरी प्लेट को ठोकर मारकर जमीन पर बिखेर देती है। चल दफा हो यहाँ से और चुपचाप जमीन साफ कर। पूनम की आंखें भर आती हैं और वो कचौड़ी खाकर मुस्कुराती है और फिर साफ सफाई का काम खत्म करके किचन में जाती है। अपने देवर के साथ मिलकर मेहमानों के लिए पकवान बनाती है। थोड़ी देर बाद मेहमान आ जाते हैं। पूनम अपने देवर के साथ मिलकर खाना लगाती है। खाना खाकर रिश्तेदार
अरे भाई मोहन भाई, तुम्हारी ये बड़ी बहू तो सचमुच साक्षात अन्नपूर्णा और कुलवधू है भाई। इसके संस्कार तो बहुत लाजवाब है। अरे भाई साहब, हमारी बहू बहुत नेक और गुणी है। इसके पावन कदम पड़ते ही हमारे पूरे घर में सचमुच खुशियों की रौनक आ गई। अब रिश्तेदार पूनम को ढेरों आशीर्वाद और नेक देकर विदा लेते हैं। तभी पूनम के फोन पर किसी का कॉल आता है। पूनम सबकी नजर बचाकर दबे पांव बालकनी में जाती है। हाँ, घर में अभी बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे, इसलिए फोन नहीं उठा सकी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। शायद हम दोनों की किस्मत में एक दूसरे से दूर रहकर यूं ही तड़पना लिखा है। आकाश पानी का गिलास लेकर बालकनी के पास से गुजर रहा होता है और पूनम की ये दर्द भरी बात सुनकर चौंक जाता है और चुपचाप दीवार के पीछे छुप जाता है। पूनम रोते हुए फोन काटकर वापस हॉल में आकर बैठ जाती है। इधर आकाश सारी बातें सुनकर मन ही मन, आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है? भाभी इतनी दुखी और आंसुओं में डूबकर फोन पर किससे बात कर रही हैं? कहीं कोई अनहोनी या गलत बात तो नहीं? नहीं, हमारी भाभी गंगा की तरह पवित्र और संस्कारी है। उनके चरित्र के बारे में ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रात के सन्नाटे में जब घर के बाकी लोग सो जाते हैं, आकाश अपनी तीनों छोटे भाइयों को चुपके से घर की छत पर बुलाता है और सारी बातें बता देता है। भैया, जरूर उनके सीने में कोई बहुत बड़ा राज या गहरा दर्द छिपा है। हमें बिना किसी को बताई सच्चाई का पता लगाना होगा। अगली सुबह मायके से चाची आरती का फोन आता है। हाँ पूनम, सविता की मंगनी एक बड़े घर में तय हो गई और कल ही मंगनी की रस्म है, इसलिए तू अपने ससुराल वालों के साथ आ जाना। हाँ चाची, मेरी बहन की मंगनी हो और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता है? मैं जरूर आऊंगी। पूनम फोन रखकर अपने ससुराल वालों को सारी बातें बता देती है। अरे वाह भाभी, कल आपकी बहन की मंगनी है। चलिए आज हम चारों भाई आपको शहर के सबसे आलीशान मॉल में ले जाकर ढेरों शॉपिंग करवाते हैं। हाँ बच्चों, बिल्कुल ले जाओ और अपनी भाभी को सबसे सुंदर और महंगे कपड़े दिलाओ। यह काम तो तुम्हें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। चारों देवर पूनम को लेकर मॉल में जाते हैं। वहां वो पूनम के लिए भारी डिजाइनर लहंगा पसंद करते हैं और साथ में एक नामी ज्वेलरी शोरूम में सोने की भारी चेन और बेहद खूबसूरत लॉकेट खरीदवाते हैं। शाम को बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाकर सब घर लौटते हैं। अगली सुबह सभी देवर भाभी को तैयार करने में लग जाते हैं। अरे भाभी, जल्दी से वो नया लहंगा पहन लीजिए, आज आपको सबसे अलग दिखना है। रुकिए भाभी, मैं बड़े प्यार से कंघी से आपके बाल सुलझाकर संवार देता हूँ। पूनम बहुत ही सुंदर और राजसी रूप में तैयार होती है और देवरों और ससुर के साथ मायके जाने के लिए निकल जाती है। कार तेजी से पूनम के घर की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में सूरज का फोन आता है और पूनम उसे प्यार से बताती है कि चारों देवर उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। थोड़ी देर में वो मायके पहुंच जाती है। मायके के दरवाजे पर कदम रखते ही सविता की लालची नजर पूनम के गले में चमक रही सोने की चेन और लॉकेट पर टिक जाती है। अरे आ गई तू, जा अंदर कमरे में जाकर अपनी बाकी बहनों से मिलने। बाहर क्यों खड़ी है? भाई साहब आप लोग भी बैठिए, तब तक मैं नाश्ते पानी की व्यवस्था करती हूँ। ससुर और देवर हॉल के सोफे पर बैठ जाते हैं और पूनम कमरे में जाती है। पीछे पीछे तीनों बहनें आकर अंदर से कमरे की कुंडी लगा लेती हैं। अच्छा, तो तू आजकल इतनी बड़ी रईस ससुराल में महारानी बनकर मौज उड़ा रही है? ओ सब तो बकवास छोड़ो। तेरे गले की इतनी सुंदर सोने की चेन और लॉकेट मुझे बहुत पसंद है। ये मैं आज अपनी मंगनी में पहनूंगी। चुपचाप इसे उतार कर मेरे हाथ में रख। नहीं सविता, ये चेन और लॉकेट मेरे चारों देवरों ने बड़े प्यार से मुझे दिलाया है। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दे सकती। तो सीधी उंगली से सोने की चेन देती है? नहीं, अच्छे से याद है ना कि हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं? तुझे सब कुछ दोबारा याद दिलाना पड़ेगा क्या? नहीं, प्लीज कुछ मत करना। तुम लोग जो मांगोगी मैं दे दूंगी। ये लो चेन, उतार कर दे रही हूँ। उधर हॉल में बैठे आकाश को अचानक याद आता है कि पूनम का मोबाइल फोन गाड़ी से लाकर उसने अपनी जेब में ही रख लिया था। वो फोन देने के लिए जैसे ही कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता है, तीनों बहनों की खौफनाक धमकियां और पूनम की रोती हुई आवाज सुन लेता है। आखिर भाभी अपनी इन सौतेली और चचेरी बहनों से इतना खौफ क्यों खाती हैं? ऐसा कौन सा काला राज है जिसके दम पर ये औरतें भाभी को ब्लैकमेल कर रही हैं? थोड़ी देर बाद मंगनी की रस्में शुरू होती हैं। सौतेली माँ और चाची पूनम से भरे समाज में नौकरानियों की तरह भारी बर्तन उठवाती हैं और पूनम सिर झुकाए डर में सब सहती है। मंगनी खत्म होने के बाद देवर पूनम को लेकर वापस अपने घर आते हैं। पूनम के कमरे में जाने के बाद चारों भाई घर के बाहर खड़े होकर बातें करते हुए, उनकी बहनें भाभी को बहुत बड़े राज को लेकर धमकी दे रही थी। हमें भाभी पर 24 घंटे नजर रखनी होगी और उस राज की जड़ तक पहुंचना होगा। बातें करने के बाद वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और अगले दिन से वो सभी पूनम पर नजर रखने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात के ठीक 11 बजे आकाश अपने तीनों भाइयों को धीरे से जगाता है। अरे उठो, भाभी के कमरे से सिसकियों की आवाज आ रही है, चलो देखते हैं। चारों देवर दरवाजे की हल्की सी दरार से देखते हैं कि पूनम फोन पर एक 15-16 साल के मासूम लड़के से वीडियो कॉल पर रोते हुए बात कर रही है। मेरे प्यारे भाई, हम दोनों कैसे बदनसीब भाई बहन हैं, जिनकी तकदीर में सगी माँ के जाने के बाद सिर्फ जुदाई, दर्द और आंसू ही लिखे हैं। दीदी,
मैं भी इस अनजान शहर के हॉस्टल में तेरे बिना बहुत तन्हा और दुखी रहता हूँ। पता नहीं हम दोनों कब एक साथ अपने घर में रह पाएंगे। वो तो भला हो तेरे जीजा जी का, जिन्होंने मुझे मोबाइल फोन दिला दिया और जैसे तैसे करके मैंने तेरा नंबर अरेंज कर लिया तो मैं तुझे देख पा रही हूँ, वरना सालों से ना मैंने तुझे देखा था और ना ही तेरी आवाज सुनी थी। दीदी तू अपने अच्छे ससुराल वालों को और हमारे भोले पिताजी को सब सच सच क्यों नहीं बता देती? मैं किसी को कैसे बताऊं मेरे भाई? ससुराल वाले मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं, और अगर उन डायनों ने तुझे कोई जानलेवा नुकसान पहुंचा दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। चारों देवर ये सुनते ही एक साथ कमरे के अंदर आ जाते हैं। पूनम घबराकर तुरंत फोन काट देती है। भाभी, आज आपको हम चारों भाइयों के सिर की कसम है, आपको सच बताना ही होगा कि ये लड़का कौन है और इसके पीछे की पूरी खौफनाक दास्तान क्या है। ये मेरा सगा छोटा भाई राजू है। जब मेरी अपनी माँ इस दुनिया से गुजरी और पिताजी ने व्यापार के चलते दूसरी शादी की, तब एक रात मैंने और छोटे राजू ने छुपकर सौतेली माँ और चाची की बातें सुन ली थी। आरती सिर्फ दौलत और जायदाद के लालच में मैंने इस आदमी से शादी तो कर ली, लेकिन क्या अब मुझे इन दोनों सौतेले बच्चों का बोझ भी जिंदगी भर पालना पड़ेगा? दीदी दिमाग से काम लो, इस लड़की को तो घर की नौकरानी बनाकर रख लो। ये आगे चलकर हमारे बच्चों की जिंदगी भर सेवा करेगी, और इस छोटे लड़के राजू को किसी अनजान हॉस्टल में चुपचाप भिजवा देते हैं और इसके बाप को झूठी कहानी सुना देंगे कि वो मेले की भीड़ में कहीं हमेशा के लिए गुम हो गया। लेकिन आरती, अगर इस लड़की ने कभी अपने बाप के कान में सच उगल दिया तो हमेशा इसके दिमाग में यही डर बैठा कर रखना कि अगर इसने जुबान खोली तो हम इसके भाई को हॉस्टल में ही जान से मरवा डालेंगे। पूनम जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उन्होंने मेरे बेकसूर पिताजी से झूठ बोल दिया कि राजू खो गया, और मुझे हमेशा मेरे सगे भाई की जान की धमकी देकर घर में जानवरों से बदतर नौकरानी बनाकर रखा। भाभी, आप बस अपने आंसू पोंछ लीजिए। अब आपके सारे आंसुओं का हिसाब चुकता करने और उन जुल्मियों को सजा दिलाने का वक्त आ गया है। चारों भाई बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी लेकर रात के अंधेरे में ही उस अनजान हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं। ठीक 3 घंटे बाद वो गाड़ी से वापस लौटते हैं और पूनम को साथ लेकर शहर के बाहर एक खुली जगह पर पहुंचते हैं। उधर आकाश ने कॉल करके किशोरी लाल और उसके परिवार को भी जरूरी बात के बहाने से वहां बुला लिया था। मोहन भी वहां पहुंच चुका था। सभी एक ही जगह इकट्ठा थे। तभी सामने से एक बड़ी सफेद गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और सूरज गाड़ी से उतरता है और उसके साथ 15 साल का मुस्कुराता हुआ राजू खड़ा होता है। राजू, मेरे भाई, मेरी जान। पूनम पागलों की तरह दौड़कर अपने सगे भाई राजू को सीने से लगा लेती है और दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये मेरा खोया हुआ जिगर का टुकड़ा राजू है। बेटा, तू इतने सालों बाद कहां से आ गया? तू तो मेले में खो गया था। पिताजी, मैं कहीं खोया नहीं था। मुझे इन दोनों औरतों ने जबरदस्ती एक हॉस्टल में कैद करवा रखा था। पूनम और राजू किशोरी लाल को सारी सच्चाई बता देते हैं। क्या सौतेली माँ बुरी होती है ये तो दुनिया जानती थी, लेकिन तुम इतनी गिरी हुई नीच और पत्थर दिल औरत निकलोगी मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी मासूम अनाथ बच्ची तुम्हारे डर के साए में दिन रात घुट घुट कर जीती रही। सुनिए जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारे ऊपर दया कीजिए और हमें माफ कर दीजिए। माफी? अरे तुम जैसी डायने माफी के लायक ही नहीं है। और आरती, तेरे पति के गुजरने के बाद मैंने तुझे अपनी सगी बहन का दर्जा देकर सिर पर बिठाया और तूने मेरे ही औलादों की जिंदगी को नरक बना दिया। तुम दोनों औरतें और अपनी इन लालची बेटियों को लेकर मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। आज के बाद हमारा और मेरे बच्चों का तुमसे कोई वास्ता नहीं है। किशोरी लाल, आराधना, आरती और तीनों बेटियों को उसी सुनसान सड़क पर रोता, गिड़गिड़ाता और पछताता हुआ छोड़ देते हैं। पूनम अपने पिता, पति, सूरज, भाई राजू और अपने चारों देवरों के साथ मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठती है और अपने ससुराल की ओर रवाना हो जाती है।